हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर हमारा ये 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो ये चैप्टर 7 चल रहा है हमारा। चैप्टर 7 का पार्ट 1 की वीडियो जो है अपलोड कर दी है, आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेगी। तो आज हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि राय कौन होते हैं, राय किसको कहते हैं। तो विजयनगर के जो शासक थे वो खुद को राय कहते हैं। तो पार्ट 2 में टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई राय तथा नायक। अब भाई राय तो हमें पता चल गया, राय कौन होते हैं, जो विजयनगर के शासक थे, जो विजयनगर के राजा थे, वो खुद को राय कहते थे। ठीक है, बट अब ये है कि राय तथा नायक, अब इनका क्या भाई, चलिए देखते हैं। तो देखिए, नाय सेना के प्रमुख होते थे। जो नायक होते थे वो सेना के प्रमुख होते थे, मतलब कि जो सेना होती थी उसमें कोई एक होता है ना, प्रमुख नेता जिसे कहते हैं। तो नायक जो होते थे वो सेना के प्रमुख होते थे। ठीक है, नायक किलों पर नियंत्रण रखते थे, मतलब कि जो किले वगैरह होते थे उन पर ये नियंत्रण रखते थे। कौन भाई? नायक लोग। ठीक है, आगे देखिए, इनके पास समर्थक होते थे, मतलब कि इनके पास बहुत सारे समर्थक होते थे। ठीक है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमशील रहते थे। ठीक है, और ये उपजाऊ भूमि की तलाश करते थे और किसान लोग इनका साथ देते थे। ये भाई नायक लोग क्या करते थे, जो उपजाऊ मिट्टी आती है ना, उपजाऊ भूमि, उसकी तलाश करते थे। और इस चीज में इनका साथ कौन देते थे? किसान लोग। क्यों? क्योंकि उनको भी तो ज्यादा जरूरत होती थी ना ऐसे उपजाऊ भूमि की, जहाँ पे वो अपनी खेती वगैरह कर सके। तो इस चीज में साथ उनका कौन देते थे? किसान। आगे देखिए, ये तेलुगु तथा कन्नड़ भाषा बोलते थे। कौन सी दो भाषा बोलते थे ये? तेलुगु तथा कन्नड़। तो देखिए ये ना एक नंबर में भी आ सकता है कि जो ये नायक लोग थे ये कौन सी भाषा बोलते थे। तो आप इन्हें याद रखिएगा, तेलुगु तथा कन्नड़। ओके, आगे देखिए, कई नायकों ने विजयनगर शासकों के आगे संपरण किया। ठीक है, जो कई नायकों ने क्या किया, जो विजयनगर के शासक थे ना, विजयनगर के जो राजा वगैरह थे, उनके सामने समर्पण किया। ठीक है, ये अक्सर विरोध कर देते थे और फिर सैनिक कार्रवाई से इन्हें वंश में किया जाता था। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है अमर नायक सैनिक कमांडर। देखते हैं भाई इस टॉपिक में क्या है। अमर नायक सैनिक और कमांडर। देखिए, अमर नायक सैनिक कमांडर थे। ठीक है, ये एक किसे आप ये समझ लीजिए, एक व्यक्ति है। ठीक है, उनका नाम है अमर नायक सैनिक कमांडर थे। ठीक है, देखिए, इन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिया जाता था। ठीक है, ये किसान, ठीक है, ये किसान, शिल्पकार, व्यापारी द्वारा भूमि राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। मतलब कि ये जो अमर नायक सैनिक कमांडर थे ये क्या करते थे भाई, जो किसान लोग हो गए, शिल्पकार लोग हो गए, व्यापारी लोग हो गए, उनसे क्या करते थे, ये कर वसूलते थे, मतलब कि टैक्स वसूलते थे उनसे ये। ठीक है, ये इनका काम था। जितने भी ये यहाँ पे लिख रखे ना मैंने, किसान, शिल्पकार, व्यापारी, इन सबसे ये कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। ठीक है, कुछ भाग टैक्स का ये खुद भी रख लेते थे। मतलब कुछ, मतलब जो ये इनको टैक्स वगैरह मिलता था, ये जो इनसे ये लेते थे, वसूलते थे टैक्स, उसमें से ना कुछ हिस्सा ये जो खुद रख लेते थे। ठीक है, ये अमर नायक सैनिक कमांडर जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं ये। आगे देखिए, और विजयनगर शासकों को प्रभावित सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। जो विजयनगर के शासक थे ना, उनको सैनिक शक्ति प्रदान करते थे ये। ठीक है, सैनिक के तौर पे जो विजयनगर के शासक थे उनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इनकी मदद से विजयनगर के शासकों ने पूरे दक्षिण महाद्वीप को अपने नियंत्रण में रखा। ठीक है, इनकी मदद के उससे जो विजयनगर के शासक थे ना, उन्होंने क्या किया भाई, दक्षिण महाद्वीप को अपने नियंत्रण में रखा। किनके? जो अभी हम पढ़ रहे हैं अमर नायक सैनिक कमांडर, इनकी हेल्प से। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष में एक बार
ये राजा को भेंट देते थे, मतलब कि ये क्या करते थे, मतलब कि साल में एक बार जो इनका राजा होता था उनको भेंट देते थे, मतलब गिफ्ट वगैरह देते थे। स्वाभक्ति प्रकट करने के लिए खुद जाते थे। आगे देखिए, राजा इनका ट्रांसफर मतलब कि स्थानांतर ये भी करता था, मतलब कि राजा इनका अगर इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हो, किसी और जगह पर भेजना हो, तो राजा ऐसा कर सकता था, उसे परमिशन थी, वो ट्रांसफर कर सकते थे, ठीक है, अपने इन सैनिकों का। आगे देखिए, 17वीं शताब्दी में कई नायकों को अपने राज्य स्थापित कर लिए, मतलब कि क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि बहुत से नायकों ने अपने स्वतंत्र मतलब कि खुद के जो है राज्य वो स्थापित कर लिए, ठीक है। तो ये नायक वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। आगे देखिए, इस पे भाई मैंने MIM लिख रखा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इस चैप्टर से। एक तो ये वाला टॉपिक जल संपदा, ठीक है, और एक और है, आगे चलेंगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एक वो टॉपिक। बस इस चैप्टर से ये 2 टॉपिक है ना भाई, जरूर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं क्या इसमें क्या नहीं है, फिर हम अपना आगे चलते हैं, वो भी बताऊंगी मैं, जो एक और टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए, यहाँ सबसे चौंकाने वाला तथ्य मिला, ठीक है, जल संबंधा में क्या हुआ कि भाई सबसे चौंकाने वाला तथ्य मिला। आगे देखिए, तुकबंदरा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है, ये तुकबंदरा नदी है, इसके द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है, ठीक है, उत्तर से पूर्व की ओर बहती थी ये नदी। ये तुकबंदरा नदी कहाँ से कहाँ तक बहती थी, उत्तर से पूर्व की ओर पे बहती थी, ठीक है। सभी धाराओं के साथ साथ बांध जो है वो बनाकर अलग अलग आकार के हौज बना दिए, मतलब कि जो ये धाराएं बहती थी ना, इनसे क्या किया, बांध बना दिए अलग अलग आकार के, ठीक है, और फिर इन्हीं से ही हौज बना दिए। हौज होता है मतलब कि छोटा सा मतलब कि कुआं टाइप बोलते हैं उसको, ठीक है, तो वो हौज वगैरह बना दिए। ये स्थान शुष्क था, इसीलिए पानी का प्रबंध जरूरी था यहाँ पे। आगे देखिए, महत्वपूर्ण हौजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ, मतलब कि बहुत सारे हौज वगैरह बनाए गए थे, लेकिन उन सभी में से एक फेमस था ये हौज। तो देखिए, महत्वपूर्ण हौजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ, इसका नाम है कलमपुर जलाशय था, ठीक है, क्या नाम है इनका, कलमपुर जलाशय था, इस हौज का नाम है, याद रखिएगा। आगे देखिए, इसके पानी से खेतों को सींचा जाता, मतलब कि जो ये हौज बना था इससे क्या क्या काम होते थे, क्या क्या कार्य होते थे इससे, उस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके पानी से खेतों को सींचा जाता था, राज्य के केंद्र तक पानी ले जाया जाता था, मतलब कि राज्य के केंद्र मतलब कि जो ऑफिस वगैरह होते हैं, मतलब कि सरकारी जहाँ काम वगैरह होता है, ऑफिस वगैरह, वहां तक इन हौजों का पानी जाता था, ठीक है, राज्य के केंद्र तक, ठीक है। हिरिया नहर आज भी इसके हिरिया नहर आज भी इसके भग्नावशेष देखा जा सकते हैं। तुकबंदरा के बांध से यहाँ पानी लाया जाता था, इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं ने किया था, मतलब कि जो ये तुकबंदरा नदी है इसका निर्माण किसने किया था भाई, किसने बनवाई थी ये नदी, ठीक है, ये बांध जो है किसने बनवाया था तुकबंदरा वाला, तो संगम वंश के राजाओं ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। आगे चलिए, विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी की विशेषताएं बताएं। देखिए कि किलेबंदी वाला भी टॉपिक है, देखिए जो है ना भाई पेपर में आने वाला ना, उससे आप नोट करिएगा कि मैंने MIM लिख रखा, मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, उससे आप ये सोचिएगा कि ये एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप उस टॉपिक को ध्यान से सुनिए, समझिए एंड अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह आ सकता है, मैंने इसीलिए ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, अदरवाइज टॉपिक के तौर पे मैं सिर्फ इतना लिख सकती थी कि किलेबंदी की विशेषताएं बताइए, लेकिन मैंने पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है ये क्वेश्चन कि ऐसे आएगा एग्जाम में।
देखिए, विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी की विशेषताएं बताओ। तो देखिए, किलेबंदी क्या होता है भाई? घेराबंदी। मतलब कि देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मैंने बॉक्स बनाया हुआ है और इसके अंदर ये रेड सा आप डॉट देख रहे होंगे। मतलब कि आप ये देखिए, समझने की कोशिश करिए, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये पूरी की पूरी एक जगह है, ठीक है, और उसे ऐसे ये जो रेड वाली है ये जगह है और इसे पूरी की पूरी घेर लिया गया है। ये बॉक्स मैंने बना रखा है ना, तो समझिए ये जो रेड वाला डॉट है ये एक जगह है और जिसे चारों तरफ से बंद कर दिया, मतलब कि घेर लिया गया है। इसे घेराबंदी कहते हैं, किलेबंदी कहते हैं। जैसे भी कोई भी स्थान जगह वगैरह हो गई और उस पे हम उसको अपने वो कर लेते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना आपको कि रेड जगह है मान लो, और मैंने ये चारों तरफ से बॉक्स बना रखा है कि हमने ये जगह भाई घेर ली है, ठीक है, ये जगह हमारी हुई, इसे किलाबंदी कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं। देखिए, फारस के राजा ने काली कोट भी कहते हैं इसको, ठीक है। फारस के राजा ने कालीकिट कोजिकोट में अपना एक दूत भेजा था, ठीक है। दूत का नाम था अब्दुल रज्जाक। समझने की कोशिश कीजिएगा, फारस के एक राजा थे, ठीक है, फारस के राजा थे ये कोजिकोट में, ठीक है, फारस के थे, लेकिन फारस में ये कोई जगह है कोजिकोट, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, मैं आपको साथ के साथ क्लियर करते चल रही हूँ। फारस के राजा ने कोजिकोट में अपना एक दूत भेजा था, उस दूत का नाम क्या है? अब्दुल रज्जाक। तो देखिए, अब्दुल रज्जाक यहाँ की किलेबंदी को देखकर बहुत प्रभावित हुए। जो यहाँ की किलेबंदी थी ना, इसको देख के वो बहुत प्रभावित हुए, बहुत ही ज्यादा उनको यहाँ की जो है ये सब व्यवस्था जो है अच्छी लगी, इसे देखकर वो बहुत खुश हुए। उसने दुर्गा की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। क्या किया उसने? दुर्गा की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इसमें न केवल शहर बल्कि कृषि क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। अभी भाई आप ये तो पहली बार सुन रहे होगे, जगह के तौर पे हम ऐसी जमीन वगैरह ये सब चीज, प्लाट वगैरह ये सब चीज घेरते हैं, लेकिन आपने कहीं पे ये सुना है कि कृषि क्षेत्र को भी और तो और जंगलों को भी घेरा गया है? ये तो आपने नहीं सुना होगा ना, लेकिन यहाँ पे ये था, ठीक है। तो देखिए, इसमें ना केवल शहर, मतलब सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था इसमें। आगे देखिए, सबसे बड़ी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। मतलब कि जो सबसे बड़ी दीवार थी ना भाई यहाँ की, वो शहर के चारों ओर जो बनी पहाड़ियां थी ना, उनको आपस में जोड़ती थी। आगे देखिए, यह प्रकृति शुंडकार थी। यह प्रकृति शुंडकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, नहीं किया गया था। पत्थर फनकार ये जिससे वो आपस में टिक जाते थे। यह प्रकृति शुनकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया था, ठीक है। जो पत्थर होते थे वो फनकार होते थे, ठीक है। फनकार मतलब आप समझ रहे हो, फनकार मतलब कि नोकीले पत्थर होते थे ना भाई, उस टाइम पे ना, पहले के टाइम पे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े नोकीले पत्थर होते थे ट्राइंगल के शेप में। आप ये समझ लीजिएगा, ट्राइंगल के शेप में, तो वो एक दूसरे को ऐसे जुड़ जाते थे और वो जिससे वो टिक जाते थे, ठीक है। ट्रायंगल के शेप में होते थे नोकीले, फनकारी इसी को ही कहते हैं। आगे देखिए, किलेबंद के अंदर विशाल अन्नागार बनवाए गए। मतलब कि जो किलेबंद था ना, उसके अंदर विशाल अन्नागार मतलब जहां अनाज रखने की जगह, मतलब कि जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाए उसे अन्नागार कहते हैं। और ये अन्नागार वगैरह जो है बनवाए गए थे कि किलेबंद के अंदर एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे अनाज वगैरह जो है वो रखा जाए, ठीक है। आगे देखिए, दूसरी किलेबंदी थी भाई
नगरीय केंद्र के चारों ओर बनी थी। जो दूसरी किलेबंदी बनी थी वो कहाँ थी? नगरीय केंद्र के चारों ओर बनी। ठीक है, तीसरी किलेबंदी देखिए, राजकीय केंद्र को घेरा गया, महत्वपूर्ण इमारतों को घेरा गया। दूसरी किलेबंदी में क्या था? नगरीय केंद्र के चारों ओर बनी थी। ठीक है, और तीसरी में क्या भाई? राजकीय केंद्र को घेरा गया और महत्वपूर्ण जो इमारतें वगैरह थी ना उसको घेरा गया। आगे देखिए, किलेबंदी बस्ती में जाने के लिए प्रवेश द्वार होता था। मतलब कि जो किलेबंदी बस्ती होती थी ना उसमें अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार होता था। देखिए मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी ड्राइंग बनाई हुई है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो है नहीं, बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने बनाई हुई है। तो देखिए पहले मैं पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। क्या था भाई कि किलेबंदी बस्ती में अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार होता था। ठीक है, प्रवेश द्वार पर मेहराब बनी थी। ठीक है, साथ ही द्वार के ऊपर गुंबद बनी थी। तो देखिए आप यहाँ पे ये फर्स्ट देख रहे हैं प्रवेश द्वार, मैंने ये प्रवेश द्वार बनाया है। मतलब कि इस टाइप का होता था ये। आप ये देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये किलेबंदी बस्ती है और उसके अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार होता था। तो वो प्रवेश द्वार कुछ इस प्रकार का होता था। आप बुक्स वगैरह देखेंगे तो शायद आपको वहां पे वो चित्र वगैरह जो आपको मिल जाए। यहाँ पे प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा बस। ठीक है, प्रवेश द्वार पर मेहराब बनी होती थी। देखिए ये पेंसिल से मैंने ये बना रखा ना लाइन लाइन सी, तो मेहराब उस चीज को कहते हैं कि डिजाइन वगैरह, कि ये तो प्रवेश द्वार होगा जिससे मैंने प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, ये तो अंदर जाने का हो गया, एंट्री। ठीक है, यहाँ से तो हम अंदर जाएंगे। ये साइड में आप देख रहे हो ना, ये मेहराब मतलब कि डिजाइन वगैरह। ठीक है, साथ ही द्वार के ऊपर, मतलब कि ये तो द्वार हो गया और ये आप गुंबद देख रहे हैं ये उसके ऊपर वाला हो गया, कि इसको गुंबद बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ यहाँ पे। तो देखिए मैं एक और बता रही थी ना आपको कि चैप्टर से एक और जो इम्पोर्टेंट है वो आने वाला है पेपर में। तो देखिए महानवमी डिब्बा एक ये 3 टॉपिक हो गए जो हमने साथ के साथ पढ़े हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला है महानवमी डिब्बा, इसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो देखिए पहले हम ये पढ़ते हैं, ये क्लियर करते हैं। IM लिखा हुआ है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको याद दिलाने के लिए लिख रखा है महानवमी डिब्बा, ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक हमारे लिए। तो देखिए पहले हम इसे क्लियर करते हैं फिर हम उसे देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन ये है, देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है कि कुछ इस तरीके से आएगा हमारे एग्जाम में। देखिए विजयनगर के शाही केंद्र को महत्व को विशेषकर उसकी महत्वपूर्ण इमारतों को स्पष्ट करो। क्वेश्चन क्या है भाई, जो विजयनगर के शाही केंद्र वगैरह थे, ठीक है, उसकी जो इमारतें थी ना उसको स्पष्ट करो कि कैसे वो महत्वपूर्ण थी, कैसे क्या, ये सब चीजें। तो आंसर देखते हैं भाई हम। चलिए, विजयनगर के शाही केंद्र का महत्व। पॉइंट 1 देखिए, पहला पॉइंट है शाही राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित थे। पहला पॉइंट ये होगा, वेरी इजी। सेकंड पॉइंट है इसमें 60 से ज्यादा मंदिर थे। क्या थे भाई, इसमें 60 उससे भी ज्यादा मंदिर थे, और मंदिर और संप्रदाय को शासक का संरक्षण भी प्राप्त होता था। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में हुई थी। जो क्या हुआ था कि 30 रचनाओं की पहचान महलों के रूप में हुई, यह भी बड़ी संरचना थी। ठीक है, अनुष्ठान कार्यों से संबंधित थी। जो अनुष्ठान मतलब कि पूजा पाठ वगैरह होते हैं ना, उससे संबंधित थी। फोर्थ पॉइंट देखिए, महलों और मंदिरों में अंतर होता था। मतलब कि जो यहाँ के महल और मंदिर, उन दोनों में अंतर होता था। अब वो क्या होता था, तो देखिए, मंदिर राजगिरी से बने होते थे। जो मंदिर होते थे वो राजगिरी से बने होते थे। आगे देखिए, तो देखिए ये हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अब आ गया भाई हमारा महानवमी डिब्बा। देखिए मैंने लिख रखा ना, आई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस चैप्टर से ना 3 ही टॉपिक भाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अभी हमने साथ के साथ करते चल रहे हैं हम इस वाले पार्ट में। तो आप ध्यान से सुनिएगा, करिएगा, समझिएगा, और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी
की प्रॉब्लम सॉल्व करनी। तो देखिए महानवमी डिब्बा। फर्स्ट पॉइंट, राजा का भवन। देखिए राजा का भवन नामक रचना सबसे विशाल थी, ठीक है, लेकिन इसके राजा के पास आवास होने के साक्ष्य नहीं मिले। मतलब कि जो राजा का भवन नामक ये संरचना थी, ये बहुत ही ज्यादा विशाल थी, फेमस थी, लेकिन राजा के आवास होने के साक्ष्य नहीं मिले। मतलब कि कोई सबूत नहीं मिले, कोई प्रूफ नहीं मिला कि भाई ऐसा भी था या हो सकता था। मतलब कि ये सब चीज प्रूफ नहीं हुई पूरी तरह से कि क्या शायद ऐसा भी था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसके सबसे विशाल मंच हैं, एक तो सभा मंडल और दूसरा है महानवमी डिब्बा। सेकंड पॉइंट क्या है, इसके सबसे प्रभावशाली मंच कौन थे, एक तो सभा मंडल और दूसरा महानवमी डिब्बा। तो देखिए सभा मंडल एक ऊंचा मंच है, जो सभा मंडल है उसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई हम। तो देखिए सभा मंडल एक ऊंचा मंच है जिसके आसपास तथा निचली दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। ठीक है, दूसरी मंजिल इन स्तंभों पर टिकी थी, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। ये हमारा सभा मंडल है, इसके बारे में पढ़ा। तीसरा पॉइंट देखिए, शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा था। जो मतलब इस शहर के सबसे ऊंचे स्थानों थे ना, उसमें स्थित सबसे ऊपर वाले उसमें महानवमी जो है वो डिब्बा बना हुआ था। ठीक है, विशाल मंच था ये, 11,000 वर्ग फीट आधार से 40 फीट ऊंचाई थी इसकी। देखिए भाई बहुत ज्यादा हो जाती है ये ऊंचाई। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट 4 था हमारा, सितंबर या अक्टूबर में मनाए जाने वाले हिंदू त्योहार नवरात्रि यहाँ पर मनाए जाते थे। मतलब कि क्या था, सितंबर और अक्टूबर में आता ना भाई, ये हिंदुओं का ये त्योहार होता है, ये नवरात्रि। तो ये सितंबर अक्टूबर में आता है, तो यहाँ पे ये त्योहार जो है मनाए जाते थे। आगे देखिए, राजा अपने रुतबे ताकत का प्रदर्शन करता था। मूर्ति पूजा, मतलब कि यहाँ पे जब ये नवरात्रि मनाए जाते थे तो राजा यहाँ पे ना अपना रुतबा दिखाता था कि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरे पास इतने पैसे वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते। देखिए राजा अपने रुतबा दिखाता था, रुतबे ताकत का प्रदर्शन करता था, मूर्ति पूजा करता था, अब अशव पूजा करता। अशव क्या होता है भाई, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पहले वाली वीडियोस देख रखे उनको बहुत अच्छे से पता है कि अशव क्या होता है। ठीक है, अशव पूजा करते थे, जानवरों की बलि आदि तथा नृत्य कुश्ती वगैरह ये सब चीज करते थे। कौन, राजा। आगे देखिए लोटस महल, ये बहुत फेमस है भाई लोटस महल, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। हमारा पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ये लास्ट ही टॉपिक बचा हुआ है। तो देखिए सबसे सुंदर भवनों में से एक था, इसे हिंदी में कमल महल कहते हैं, बाकी इंग्लिश में नाम है इसका लोटस महल, हिंदी में इसे कमल महल कहते हैं। तो देखिए सबसे सुंदर भवनों में से एक था कमल महल। यह नहीं पता इसका उपयोग किस काम में होता था, मतलब कि ये नहीं पता था कि इसका जो उपयोग होता था वो किस काम के लिए होता था। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं पता। आगे देखिए, हजार राम मंदिर अत्य दर्शनीय तथा था, संभव था, इसके उपयोग राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। तो देखिए ये हमारा जो पार्ट है भाई, ये यहीं पे खत्म होता है, पार्ट 2 है ये। पार्ट 3 हम अपना पूरा चैप्टर 7 जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये बात जरूर नोट करिएगा कि जो ये पार्ट 2 है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने वही टॉपिक करवाए हुए हैं सारे के सारे जो हमारे लिए एग्जाम में आएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है।